काबू आया क्या? सीसेट में नहीं दिख रहे थे कौन तुम लोग? तुम तो बंद कर इसको यार। सी- ये वाला चालू, हल्का से ये वाला चालू कर दो बस। ठीक है। मैं बोल रहा था कि सीसेट वाली क्लास में कौन दिख रहे थे? तुम दिख रहे थे बस। थी। बाद में लेट आए होंगे। लेट क्यों नहीं थे भाई? घर। अच्छा। हेलो। हेलो। चलिए। आ रही आवाज। कल इसने इसको भी किसने शाम को बंद कर दिया था? हैं? कुछ किसी ने इसको बंद कर दिया था कल शाम वाली क्लास में, रिकॉर्डिंग आवाज ही नहीं आई। चलिए आ जाओ। हाँ। एसी का रिमोट उधर पूछो ना, यहाँ तो नहीं है यार। यहाँ नहीं है। चलिए। आज थोड़ा सा आप लोग को इंडिया के बारे में भी बता दूं, है ना, इंडियन मैपिंग, क्योंकि जो भी पढ़ोगे करंट अफेयर वगैरह, तो राज्यों का नाम आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो थोड़ा सा इंडियन मैपिंग भी हम लोग देख लेते, ताकि आपको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हो, जैसे अभी राज्यों का पुनर्गठन पढ़ लिया। हाँ, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा राज्यों का नाम आएगा, कब कब कौन कौन बना, कैसे कैसे बना। तो अभी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कैसा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या हुआ संचिता, एसी एसी की जरूरत है? ठीक है। चलिए, तो इंडियन ज्योग्राफी में बताओ क्या जानते हो इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में क्या जानते हो? भारत हमारा देश है। ठीक है, इतना तो जानते हो ना। और यदि मैं कहूँ कि भारत एक राज्य भी है, तो भारत एक राज्य भी है और एक राष्ट्र भी है, तो दोनों में से क्या सही है? और राष्ट्र है? फिर छत्तीसगढ़ क्या है फिर? ठीक है। तो भारत एक राज्य एवं राष्ट्र दोनों है ना, भारत एक राज्य एवं राष्ट्र दोनों है। संविधान वाला तो एक अलग है ना। राज्य को हम लोग, राज्य जो वर्ड है भारत में, जो स्टेट वर्ड है, यह तीन अर्थों में यूज होता है, या तीन संदर्भों में यूज होता है। इन थ्री कॉन्टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करो भाई, कुछ भी बताता हूँ तो वो आपके काम का ही होगा एग्जाम में। छोटी छोटी चीजें जो है, इन थ्री कॉन्टेक्स्ट स्टेट वर्ड्स, स्टेट वर्ड इज यूज्ड, तीन संदर्भों में यूज होता है। तीन, इसका जो है स्टेट जो वर्ड है, इन थ्री कॉन्टेक्स्ट यूज होता है, तीन कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इट हैज अ थ्री कॉन्टेक्स्ट। एक तो सामान्य आप लोग जो जानते हो, जैसे हमारे अभी पढ़ेंगे इंडिया में कितने राज्य है, 28 राज्य है राइट नाउ। एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 28। तो ये तो हो गए हमारे कि पूरे देश को हमने प्रशासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए 28 राज्यों में डिवाइड किया। तो ये जो 28 राज्य एक प्रशासनिक इकाई के रूप में है। पूरे देश का प्रशासन अच्छे से चले, है ना, राजनीतिक प्रशासनिक इकाई, राजनीतिक रूप से भी, कि पूरे देश में पॉलिटिकल सिस्टम या जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे राज्य को, पूरे देश को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 28 राज्यों में। तो ये राजनीतिक एवं एज वेल एज प्रशासनिक, है ना, प्रशासन करने के लिए भी इकाई है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। लिखो लिखो भाई, जल्दी तुरंत लिखा करो। सोच, इधर उधर दिमाग, फोकस यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है।
आप क्या जो है अभी तक देखो ना एक भी वर्ड नहीं लिखा है उन्होंने। आ रहा हूँ। तो इन थ्री कॉन्टेक्स्ट द स्टेट वर्ड the word state is used in three contexts. First one is the political administrative unit. आ रही बात समझ में? जो 28 राज्य जो देखेंगे हम लोग 28 राज्यों के बारे में थोड़ा सा। दूसरा आपका जो है जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, संविधान में परिभाषा दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो परिभाषा दी गई है, इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में आपका जो है कौन से आर्टिकल में है? 31 कहाँ से आ जाएगा? है ना, राज्यों की परिभाषा जो दी गई वह किस में आपका जो है? आर्टिकल 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को क्या किया गया आपका जो है? परिभाषित किया गया है। क्लियर पॉइंट? तो इसमें क्या परिभाषित किया गया? राज्य का मतलब क्या है? सुनील क्या नाम है, एसी का रिमोट लाके चालू करो ना यहाँ पे। आर्टिकल 12 में जो है राज्य को परिभाषित कैसे किया गया? राज्य का मतलब क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं है भाई, वो आपका तीसरा अभी देखने जा रहे हैं वो वाला है पॉलिटिकल। एक राज्य का मतलब एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में, या फिर उसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में, पॉल साइंस में एक राजनीतिक क्षेत्र के रूप में, पॉल साइंस का मतलब एक राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक इकाई के रूप में, एक राजनीतिक क्षेत्र के रूप में, रीजनल एरिया के रूप में पॉलिटिकल साइंस में डिफाइन किया गया है। पॉलिटिकल साइंस में जो तो वो अलग से जो तुम बताना चाह रहे हो वो वाला है, अभी आएंगे उसमें भी। ठीक है, स्टेट्स में क्या आता है आर्टिकल 12 में? जल्दी बताओ जो अबू। बेयर एक्ट ले लिया? एक बेयर एक्ट छोटी सी बुक आती है उसको भी लेके आया करो जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होती है। जो भी आर्टिकल पढ़ा है वहाँ से भी एक बार पढ़ा करो, ठीक है? जो भी आर्टिकल तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? बेयर एक्ट छोटा सा मैं दिखा दूंगा, कल भूल जाता हूँ रोज। एक बेयर एक्ट की बुक आती है आपका, जो भी मिल जाए यहाँ पे, जो भी अवेलेबल है। वैसे सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की एक बुक आती है छोटी सी, हिंदी, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश दोनों रहता है। और ओनली इंग्लिश में भी होगा, ओनली हिंदी में भी होगा, लेकिन दोनों वाला लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है आर्टिकल 12 में राज्य का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी, चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत हो, है ना, सेंट्रल राज्य के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती है आपका। सभी सरकारी जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है पूरा का पूरा, तो सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के स्तर पर, सेंट्रल लेवल के स्तर पे, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पे आपका जो है, स्टेट लेवल पर, और स्थानीय स्तर पर आपका जो है, लोकल स्तर पर। तो स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर, तो जितने भी ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज है ना, सरकारी प्राधिकारी है, ये सभी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं। इवन आपके जो है सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो बीसीसीआई है ना, वो भी इसमें आ जाएगा। तो मतलब जो भी गवर्नमेंट से थोड़ा, जो भी गवर्नमेंट से फंडिंग, जितने भी गवर्नमेंट प्राधिकारी का मतलब समझ रहे हो, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू पेमेंट लेते हैं, सैलरी लेते हैं, जिनको भी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ आपका क्या मिलता है, फंड मिलता है ना, ये तो सैलरी वाले हो गए। आप लोग भी बनोगे, चपरासी से लेके आईएएस सेक्रेटरी से लेके जो भी जो है सबके सब गवर्नमेंट प्राधिकारी में आएंगे। पंचायत स्तर पर भी जो है, जो पॉलिटिकल लेवल, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं, इसमें गवर्नमेंट के अंतर्गत
पार्लियामेंट मेंबर वगैरह सब आएंगे, है ना। इसमें आपका जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी में जो एमपी से, एमएलए से, और जो भी अदर कर्मचारी काम करते हैं आपके जो, फिर पंचायत स्तर पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जितने भी आपके जो है अथॉरिटीज है, ये सब आ जाएंगे आपके। और इसके अलावा गवर्नमेंट फंडेड, इसके अलावा कोई यदि गवर्नमेंट, जैसे मान लिया जाए कि है तो मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, प्राइवेट है, लेकिन यदि गवर्नमेंट मुझे किसी तरह से कोई फंड देती है, फ्री, अच्छे से बच्चों को फ्री निःशुल्क पढ़ाने के लिए कुछ भी, यदि मैं गवर्नमेंट से फंड लेता हूँ, तो मैं भी किस में आ जाऊँगा, आपका जो है गवर्नमेंट फंडेड अथॉरिटी में आ जाऊँगा। तो मैं भी एक राज्य के अंतर्गत आ जाऊँगा, और जैसे ही राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे आप, तो आपकी जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति आपकी जो है बन जाती है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में एक राज्य को परिभाषित किया गया। एक तो राज्य ये हो गया, और पॉलिटिकल साइंस में एक राजनीतिक क्षेत्र के रूप में आपका जो है एक राजनीतिक बाउंड्री के अंतर्गत एक पॉलिटिकल टेरिटोरी डिफाइन करने के लिए, पॉलिटिकल टेरिटोरी कहलाने के लिए पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब, इसके लिए 3 क्राइटेरिया मुख्य रूप से रखे गए हैं। एक तो पहला क्या होना चाहिए, आपका जो है आपके पास कोई लैंड होना चाहिए, पर कोई आपका जो है आपके पास क्या होना चाहिए, कोई क्षेत्र, भूमि क्षेत्र होना चाहिए आपका जो है, अ यूनिट ऑफ लैंड। आपके पास क्या होना चाहिए, आपका जो है कोई भूमि की इकाई होनी चाहिए, कोई भूमि होनी चाहिए, कोई लैंड होना चाहिए आपके पास जो है, यूनिट ऑफ लैंड होना चाहिए एक। तो यूनिट ऑफ लैंड तो तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे पापा के पास भी है, तो वो भी राज्य हो गए फिर तो तो इतने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपका जो एक निश्चित भूमि की इकाई है, इसको अलग से दूसरे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी बोल सकते हो, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित, इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो एक निश्चित क्या होना चाहिए आपके पास, ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। अब पर्टिकुलर अ सर्टेन भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया, अ सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, राइट। तो भूमि में क्या है, तो आपके पास बोलोगे मेरे पास भी तो कृषि भूमि है और भी भूमि है, ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा बेटर वर्ड ये वाला होगा, ये भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हो, पॉपुलेशन खाली नहीं होना चाहिए, कुछ वहाँ पे जनसंख्या का निवास मिलता हो, जनसंख्या का निवास हो वहाँ पे, पॉपुलेशन सेटलमेंट, देयर शुड बी पॉपुलेशन सेटलमेंट, सम पॉपुलेशन सेटलमेंट, वहाँ पर क्या होना चाहिए आपका जो है पॉपुलेशन सेटलमेंट होना चाहिए। आ गई बात समझ में। और तीसरा मैंने कहा सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बोलोगे मेरे घर में भी तो 8 10 15 20 लोग रहते हैं, तो उसके लिए फिर एक संप्रभु सरकार चाहिए, है ना। दोनों वर्ड याद रखना, सिर्फ गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, संप्रभु सरकार, सॉवरेन गवर्नमेंट, सॉवरेन गवर्नमेंट चाहिए। और सॉवरेन का मतलब क्या होता है, कौन बता दिया सुप्रीम करके, हाँ मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो, हाँ मतलब जो है किसी एक्सटर्नल या इंटरनल या किसी भी प्रेशर में आकर के काम ना करती हो, किसी की, हाँ अपने जो डिसीजंस है वो अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए क्या हो आपका जो है फ्री हो, है ना, फॉर टेकिंग डिसीजन आपका जो है वो क्या होना चाहिए, आपके जो है फ्री होना चाहिए। आ रही बस समझ में यहाँ पे। तो संप्रभु सरकार, सॉवरेन, अबू क्लियर है ना। सॉवरेन गवर्नमेंट का मतलब, सॉवरेन का मतलब क्या होता है आपका जो है कि जो अपने निर्णय अपने हितों के अनुसार ले सके, किसी बाहरी दबाव का कोई इफेक्ट वहां पर नहीं होना चाहिए, किसी भी बाहरी या इंटरनल भी नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार के, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर, इफ एनी गवर्नमेंट आर फ्री टू टेक डिसीजन, देन दैट इज नोन एज द सॉवरेन गवर्नमेंट। तो जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को क्या बोलोगे, तो पाकिस्तान आपके जो है कहीं ना कहीं
ऐसे देख वो तो बोलेगा तो मैं संप्रभु हूँ बोलते हैं, लेकिन ऐसे देखेंगे तो कई सारे इम्फैक्ट रहते हैं उस पर जो है ना, बहुत सारा कर्जा ले रखा है उनका रोल रहता है। फिर मिलिट्री का वहाँ पे इम्पैक्ट रहता है, आईएसआई का रहता है वहाँ पर जो है, ठीक है, चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है। इस तरीके से कहने का मतलब, तो सॉवरेन गवर्नमेंट, हालांकि यहीं पर आज की डेट में ये भी आप लोग समझने की ज़रूरत है कि वर्तमान ग्लोबलाइजेशन के दौर में, है ना, ऐसे वगैरह एक आध बार पूछा हुआ है, तो ये पहले पॉइंट समझ में आ गया। फिर आगे की कहानी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ये समझ में आ गया आपका। तो जब भी राज्य शब्द आ जाए ना, जब भी राज्य शब्द आता है तो यहाँ पर हमें जो है ये तीन अर्थों में इसको याद रखना है, इसके थ्री कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। अब कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है वो आपको समझना है ना। जैसे अभी हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, 28 स्टेट्स है, तो ये हम लोग 28 स्टेट जो है एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के रूप में पढ़ेंगे आपका। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि वर्तमान जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है हमारा, वर्तमान हमारा क्या है आपका जो है ग्लोबलाइजेशन का टाइम है ना। हिंदी में है वैश्वीकरण, हिंदी में क्या है आपका जो है वैश्वीकरण का समय है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, बताओ अंजलि। हाँ ठीक है, लेकिन और अब इसको देखो, अब जान तो रहे, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ आपकी आपकी भावना है, मैं समझ गया कि तुमको पता है वैश्वीकरण क्या होता है, लेकिन उसको भी अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो या फिर लिख नहीं पाओगे। लिख लोगे, लिखो। और ये जैसे जैसे नोट्स बनाए हो ना, जैसे मैं अभी चार्ट्स बनाए, तो ये सब आदत डालो। अब जैसे तुमने फिर से वही अपना पुराना डर्रा लिखना स्टार्ट किया है, तो इससे क्या है कि आपको एक साथ एक अच्छे से दिख रहा है। एग्जाम में भी ऐसा लिखोगे तो सामने वाला समझ जाएगा। और बाकी तूने जैसे हमने जो पहले लिखते थे, एक इसको पहले लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, अलग अलग तीनों हो गए, तो वो थोड़ा सा अब उसको भी क्या करना है क्लास में, मतलब कहा ना कि अब बहुत सारी आदतें चेंज करनी है। तो ये इसमें आपको एग्जैक्टली तीन कॉलम बना लिए और तीनों में क्लियर हो गया कि भाई एक स्टेट वर्ड जो है ये थ्री कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एक ये कॉन्टेक्स्ट, एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा कॉन्टेक्स्ट। तो आपको एकदम एक बार में तीनों एक साथ दिख जाएंगे। अलग अलग लिखा है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ पे आपने लिख लिया। अबू क्लियर है, तीनों लिख लिया, पूरा समझ में आ गया। चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहाँ पर होता है, क्या होता है अंजलि? ठीक है, शब्द सुने होंगे, हाँ। वो तो एक इकोनॉमिक, वो एक इकोनॉमिक एक्सपेक्ट हो गया उसका जो है। वैश्वीकरण का मतलब ये है कि विश्व के सभी देश, वर्तमान में जो है विश्व के लगभग सभी देश, है ना, एक आध दो नहीं भी हो सकते, लेकिन विश्व के लगभग सभी देश आपस में आपस में एक दूसरे के साथ क्या है आपके जो है जुड़े हुए, कनेक्टेड है आपस में, कई आधारों पे कनेक्टेड है। एक तो सबसे मेन आधार जो वैश्वीकरण वर्ड आया था वो आर्थिक आधार है, आर्थिक रूप से भी कनेक्टेड है। फिर आज की डेट में हम सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी कनेक्टेड है ना। पहले तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक से पहले आएगा राजनीतिक, क्योंकि जब तक राजनीतिक संबंध नहीं होंगे हमारे आर्थिक संबंध स्टार्ट नहीं होंगे। तो राजनीतिक रूप से संबंधित है, कनेक्टेड है हम लोग जो है आर्थिक रूप से, और एवं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी क्या हो गए आज की डेट में, है ना। आपके कुछ रिलेटिव्स वगैरह विदेशों में रहते होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से क्या है जुड़े हुए हैं। तो यह जो कनेक्शन है वह क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है ना। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में अपना लिख लीजिएगा, तो ऑल द ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस ऑफ वर्ल्ड, ऑल द ऑलमोस्ट नेशंस या ऑलमोस्ट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड connected connected to each other in context to political, economical and social cultural। वैश्वीकरण ये 1991 के बाद, है ना, हमने पढ़ेंगे आप लोग इकोनॉमी में कि हमने 1991 में
न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए आर्थिक सुधार, है ना, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाते रहना है। नए आर्थिक सुधार हमने किए, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इस 1991 में हमने तीन चीजें एक्सेप्ट की, एलपीजी, कौन सा, हाँ ना, वो एलपीजी गैस नहीं, घर वाली, ठीक है। यहाँ पे एलपीजी का मतलब है आपका लिबरलाइजेशन, हिंदी में है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन आपका वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजें हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एक्सेप्ट की थी, राइट। उसके पहले भारत की जो इकोनॉमी है या जो सिस्टम है वो लगभग ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीटली क्लोज तो पॉसिबल नहीं था, पहले भी रिलेशंस थे, बट आपके जो है क्लोज्ड इकोनॉमी या क्लोज सिस्टम के रूप में जाने जा सकते थे। हाँ 90, अब बढ़ेंगे बाकी। अब 1991 में हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति हो गई थी कई कारणों से, और हमारा जो एफडीआई है, जो एफडीआई बोलता हूँ आपका, जो फॉरेन रिजर्व्स है, एफआर है, वो ऑलमोस्ट क्या हो गया था आपका, जो खत्म होने के कगार पर था, राइट। समझ रहे हो अब्बू, ठीक है। तो ये एलपीजी का मतलब, एल का मतलब यहाँ पर उदारीकरण का मतलब क्या होता है, ये तो रट लिया तुम लोगों ने, अब बताओ। कंट्री लिबरल, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। एसी ठंडी लग रही तो बंद कर देते ना, ठीक है। अंजलि कुछ पता है, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, मैं मतलब वो घबराना नहीं है। उदारीकरण का मतलब था कि 1991 से पहले हमारे देश के जो नियम कानून थे, नियम कानून का मतलब, कोई आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, जैसे आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, या कोई भी गवर्नमेंट से जहाँ पे परमिशन की ज़रूरत है, जैसे मेडिकल की दुकान खोलनी है या कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो कोई भी काम जो गवर्नमेंट से हमें करवाना होता था, है ना, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, कोई लाइसेंस लेना है, इसके लिए बहुत सारे नियम कानून थे, बहुत सारे जटिल प्रक्रिया थी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स थे। तो उसमें क्या होता था, टाइम तो लगता ही था, भ्रष्टाचार, करप्शन, करप्शन के बहुत सारे स्कोप थे, है ना, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, तो उसका मिसयूज कौन करते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते थे, क्लर्क से लेकर के बाबू से लेकर के, बाबू लोग सब ज्यादा कमाते थे, तो इस तरीके से करप्शन की समस्या थी, है कि नहीं, काम जल्दी नहीं होता था। अब मुझे इंडस्ट्री लगानी है, मैं पैसा लेके बैठा हूँ, पता चला परमिशन लेने में 2 साल लग गए, तो मैं, मेरा मॉरल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको जो भी गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए तुरंत मिलना चाहिए, देन एंड देयर, उतना ही आपका काम जल्दी स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए उतना ही ऑप्शंस आगे बढ़ेंगे आपके जो। तो ये सब समस्याएं थी कब, 1991 से पहले। तो उसी को न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में हमने चेंज किया। और उदारीकरण का मतलब है कि जो भी आपकी जो है नियम, विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रक्रियाएं थी सरकारी कार्यों की, एवं जो भी प्रोसीजर्स थे, इनको क्या किया गया, सरल किया गया, इनको क्या किया गया आपका जो है, सरल किया गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो लिबरल किया गया, वो किस चीज में लिबरल किया गया, आपके जो रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स, है ना, लिख लीजिए इंग्लिश में, आपका जो है रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स ऑफ गवर्नमेंट मेड लिबरल, हैव बीन मेड लिबरल। उनको क्या किया गया आपका जो है, नियम विनियम प्रक्रियाएं, इन सबको क्या किया गया आपका, सरल किया गया। इसको हम लोग कहते हैं उदारीकरण। उदार जो किया गया, किसको उदार किया गया, किसको लिबरल किया गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, नियम कानून थे, उनको क्या किया गया आपका जो है, सरल किया गया, उसको कहते हैं उदारीकरण। आगे बस समझ में,
रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स आर मेड हैव बीन मेड लिबरल, राइट, इजी। आगे बस समझ में अब्बू, क्लियर पॉइंट। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, और निजीकरण का मतलब क्या हुआ? हाँ, पहले क्या था, 1991 से पहले मोस्टली जो जितने भी काम होते थे गवर्नमेंट ही करती थी। सड़क बनाना है गवर्नमेंट बनाएगी, बिजली सप्लाई करना है गवर्नमेंट, पानी सप्लाई गवर्नमेंट, ठीक है, कई सारे आज भी करती है। ये तो है करती थी पहले, इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट लगा दी थी। लोहा इंडस्ट्री लगाना है तो गवर्नमेंट, जो कोई कार बनवाना है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रीब्यूशन होता था वहाँ पे, जो है गवर्नमेंट का शेयर होता था, है ना, समझ रहे हो। जो मारुति बनती थी पहले तो उसमें गवर्नमेंट का शेयर था। तो इस तरीके से हर काम में गवर्नमेंट क्या थी, इन्वॉल्व थी। अब गवर्नमेंट बेचारी क्या क्या करेगी, तुम लोग को, जनता को कानून व्यवस्था स्थापित करने में भी हेल्प करनी है, उनके लिए दाल चावल सप्लाई से लेके सब कुछ सप्लाई गवर्नमेंट ही करेगी, तो गवर्नमेंट कितना क्या क्या काम कर पाती, तो अच्छे से नहीं हो पाता था, है ना, अच्छे से नहीं हो पाता था। तो इस तरीके से 1991 के बाद क्या किया गया, कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसके लिए खोला गया, आपका जो है निजी क्षेत्रों के लिए खोला गया। निजीकरण का मतलब है कि निजी व्यक्ति को, संस्थाओं को क्या किया गया, आपका जो है आर्थिक व्यवस्था में इन्वॉल्व किया गया, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स में, है ना, इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं। कितने इकोनॉमिक सेक्टर्स है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया गया। निजी कंपनियों, निजी व्यक्तियों, निजी कंपनियों को शामिल किया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इंग्लिश में आपका क्या लिखेंगे, आपका इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। आ गई बात समझ में, है ना, सिर्फ जानना नहीं है, इस तरीके से शब्दों में अच्छे से लिखना आना चाहिए, तब जा करके नैया, है ना, जान तो रहे हो लेकिन उसको लिख ही नहीं पा रहे हो, तो सामने वाले के पास आपकी भावनाएं नहीं पहुंचेंगी, तो फिर जानने का क्या मतलब है। और भावनाएं कैसे पहुंचेंगी, जितना कम शब्दों में अच्छे से लिख करके सामने वालों को क्या करोगे, दिखा पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर भी है तो प्रीलिम्स में तो चलो 4 ऑप्शन आएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि तुक्का मार लो, लेकिन मेंस में तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो समझ में आ गया आप क्या जो है। और वैश्वीकरण मैंने अभी बता ही दिया कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि विश्व के, पहले तो आर्थिक रूप से ही जोड़ा गया, विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसको एक दूसरे के साथ क्या किया गया, आपका जो है सबके लिए ओपन किया गया, कई सारे क्षेत्रों के लिए जोड़ा गया, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब विश्व की कंपनियां भी भारत में आकर के, आज के डेट में सभी कंपनियां भारत में आकर के कार बनाती, पहले से मारुति थी हमारे पास, अब आपके पास बहुत सारे हुंडई, किया, ये जगवार वेगवार, जगवार तो टाटा ने बाद में वो कर लिया था। तो इस तरीके से आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये 3 वर्ड समझ में आ गया। एलपीजी क्या है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में, है ना, संप्रभु का मतलब समझ लीजिए अच्छे से। संप्रभु का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछेगा संप्रभु का मतलब नहीं पूछेगा। तो संप्रभु का मतलब ये है कि कोई भी सरकार जो अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए क्या हो, आपके जो है स्वतंत्र निर्णय ले सकती हो, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी दबाव के स्वतंत्र निर्णय लेती हो, बिना बाहरी दबाव के, बिना किसी दबाव के, है ना, बाहरी चाहे हो चाहे आंतरिक हो, कोई भी दबाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना, बीबी का दबाव भी नहीं होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी है, अब तो उसकी बीबी नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह थे, बोले कि नहीं मेरी वाइफ चाहती है मैं डिसीजन लूंगा, काम चलेगा क्या? तो किसी भी प्रकार का दबाव नहीं चाहिए, समझ गए ना। कल के दिन में तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, ठीक है, नहीं बनोगे, बन सकते हो,
कोई भी कुछ भी बन सकता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सोचा थोड़ी होगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा एक दिन, लेकिन बन गए। तो हमेशा स्कोप खुला रखो, मैं भी बन सकता हूँ। ठीक है, स्कोप हमेशा खुले रखने चाहिए। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव सरकार के ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसी सरकार को हम लोग क्या कहते हैं? सॉवरेन गवर्नमेंट कहते हैं। आगे बस समझ में। अब यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा था, क्वेश्चन शायद एक आध बार ऐसे वैसे में पूछा है कि वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में क्या कोई भी सरकार जो 100% संप्रभु हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। जैसे हमने 1991 में सुधार जो किए, उसमें एक आलोचना की जाती है कि हमने अपनी संप्रभुता खो दी, या हमने अपनी संप्रभुता को खो करके नए आर्थिक सुधार किए, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। क्यों? हमारे पास खाने के लिए पैसे थे नहीं। आईएमएफ है ना, आईएमएफ क्या है? एक वो है, एक वो है, लिखने के तो काम चलेगा नहीं, वर्ल्ड बैंक अलग है। ठीक है, नोट करो, ये सब भी लिखते जाओ, उसके बारे में गूगल में निकाल के पढ़ते भी रहना है, गूगल से निकाल के। आज की डेट में पढ़ाई करना आसान है, बस क्या पढ़ना है ये समझना है। लिखो, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, हिंदी में क्या होगा? मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल, ठीक है, क्या कौन सा कोष होगा? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मौद्रिक कोष, है ना। तो ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कई देशों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, जिनको लगता है कुछ मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत है, कैपिटल हेल्प की ज़रूरत है, वह अपने आधारों पे, अपने शर्तों के आधार पे क्या करती है? हेल्प करती है। जैसे पाकिस्तान अभी भूखा मर रहा है, तो उसको लगभग 200-300 अरब कुछ दिया, ऐसे कुछ बिलियन बिलियन डॉलर वगैरह कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से क्या करती है। लेकिन अब कोई भी पैसा देगा तो फिर अपने कुछ शर्त भी लगाएगा आपके ऊपर, तो जैसी शर्त लगाए आपकी संप्रभुता खत्म, है ना। आपकी संप्रभुता, जैसे आप लोग अभी कंप्लीटली संप्रभु नहीं हो, क्योंकि अभी मम्मी पापा की बातें माननी पड़ती है आप लोग को, जो है ना, करने का मन कुछ और करता है, लेकिन मजबूरी में पढ़ाई करना पड़ रहा है तो संप्रभुता नहीं है आपकी, मैं भी नहीं हूँ, कई सारे दबाव रहते हैं मेरे ऊपर भी जो है, तो 100% संप्रभु तो कोई हो नहीं सकता है। यहाँ पर भी जैसी वैश्वीकरण हमने अडॉप्ट किया, प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट किया, हमारी संप्रभुता कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ा? उसको लॉस करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही हम बाहरी कोई हेल्प लेंगे, यहाँ से भी आज की डेट में अडानी, अंबानी, ये सब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने क्या करते हैं? हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो उनका दबाव तो होता ही है, उनके फेवर में कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ जाती है। तो नाम की भले बोल देते हम संप्रभु है, लेकिन 100% संप्रभुता पॉसिबल नहीं है आज के दौर में, एलपीजी के बाद। पहले भले हो सकता था कि हम अपनी मर्जी से नहीं करना है तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इनकी कुछ शर्तों को हमें न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के बारे में गूगल में पढ़ लेना, इसकी स्थापना कब हुई, है ना। इसका कुछ चीज़ें मैंने कहा ना कि हर चीज़ कोचिंग में ही बताया जाए, तो उसके लिए 3-4 साल आपको पूरा देना पड़ेगा। बता सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर 3 साल का कोर्स चलाना पड़ेगा। मैं चाहता भी चलाऊं, लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ाते बैठूंगा तो आप भी लोग बोर होकर भाग जाओगे कि इतने दिन हो गए कोर्स खत्म नहीं हुआ। तो 2 साल, 1.5 से 2 साल आपका जो है, कम से कम टारगेट 1.5 साल तक कोशिश रहती है कि खत्म एक बार कर दें हम लोग। तो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन जानना जरूरी है, कहीं ना कहीं पढ़ोगे तो आपको। अभी गूगल आपके पास है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास गूगल नहीं था उस समय। तो हमें आईएमएफ के बारे में पढ़ना है तो पहले तो देखना पड़ता किस बुक में दिया होगा। बुक हमारे पास खुद के पास अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से मिलेगी, है ना। अब एक आईएमएफ पढ़ने के लिए एक बुक थोड़ी खरीदेंगे हम, लेकिन आज की डेट में आपके पास वो समस्या एक क्लिक की दूरी पर है। आईएमएफ मारो, उसका इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई, 2-3 चीज़ें हमेशा इसके बारे में जान लो कि स्थापना कब हुई, है ना। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और उसके फिर कार्य क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आईएमएफ का कार्य क्या है, और कितने देश इसके क्या है, इसके पार्टिसिपेंट है, कितने देश इसके जो है इसके सदस्य है, सदस्य कितने देश, सदस्य देश लगभग, हालांकि फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा जरूरत नहीं, कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि आईएमएफ का कार्य क्या है। लेकिन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस आते रहेंगे आगे बीच बीच में,
वो सब भी आपके नॉलेज के अंतर्गत बढ़ते रहेगा। आ रही बस समझ में? तो इस तरीके से इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक का भी पढ़ लेना है, तो ये कल पढ़ के लाना, पूछूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो कहने आगे बस समझ में। तो कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में 100% संप्रभुता जो है किसी भी देश के लिए संभव नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? तो उसका आंसर आप आराम से लिख लोगे, सिर्फ 100 वर्ड नहीं लिखना है, 1000 वर्ड भी लिख 1000 वर्ड भी लिखना पड़ सकता है। तो उसका एग्जाम्पल दे दे के समझाना पड़ेगा। इकोनॉमिक सेक्टर्स में संप्रभु क्यों नहीं है? अब हमें तेल मंगाना है ईरान से, ईरान बोलेगा कि नहीं तुम एक काम करो, मेरा सपोर्ट करो, नहीं तो मैं तेल भेजूंगा नहीं तुमको। यदि हमारे पास तेल पर्याप्त है तब तो मना कर, मत भेज, क्या करना है, तो कोई और से मंगा लेंगे। लेकिन एक ही मात्रा हमारे पास, वही हमारा एक पार्टनर है, तो मजबूरी में मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर हो गया। पॉलिटिकल में कई सारे रिलेशंस हमें दबाव में लेने पड़ सकते हैं, बोलते नहीं है लेकिन कई सारे दबाव तो रहते ही है। रसिया का दबाव, यूएसए का दबाव, है ना, पावरफुल देशों का कुछ ना कुछ दबाव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हथियार उनसे मिलने हमें जो है बहुत सारी चीज़ें सुरक्षा के लिए, उनसे हमें कई सारे क्या करने पड़ते हैं, आपके जो समझौते करने पड़ते हैं। तो कुछ ना कुछ दबाव रहेगा ही रहेगा। सामाजिक सांस्कृतिक दबाव भी होता है। हमारे लाखों लोग बाहर रहते हैं, यूएस में, ब्रिटेन में, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए उन देशों के साथ हमें कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से इन सब पॉइंट्स को लेकर के आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स बढ़ा करके आराम से एग्जाम्पल के साथ, कभी लिखना पड़े 1000 वर्ड भी, कि वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में, एलपीजी के दौर में, है ना, प्राइवेटाइजेशन, अब जैसे प्राइवेटाइजेशन है हमारे पास, तो अंबानी अडानी इन सब करना चाहते हुए भी चुनाव लड़ने के लिए फंड कहाँ से मिलता है? अभी देखा ना, 6000 करोड़ कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक क्या इलेक्शन बॉन्ड के रूप में कई सारे चंदा मिला है, उसमें 2-400 करोड़ चंदा मिला हुआ है। तो जो चंदा दिया है फ्री में तो तुमको थोड़ी छोड़ देगा, 400 दिया तो 800 वसूलेगा तुमसे, तो उसके लिए कुछ फेवर पॉलिसी चाहिए, तो अगली बार चंदा नहीं देगा तुम्हें। इस बार तो चलो तुमने दे दिया, अगली बार आना मांगने, नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? ठीक है, तो इस तरीके से तो आगे बस समझ। चलिए, तो एक तो ये हो गया, स्टार्ट हमने किया था राज्य से। दूसरा एक वर्ड मैंने यूज किया था राष्ट्र। तो भारत जो एक राज्य भी है और राष्ट्र भी है, तो अब दोनों में अंतर बताओ कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? वर्ड्स तो रोज सुनते होंगे। स्टेट एंड नेशन, है ना, यहाँ पे स्टेट का मतलब एज ए पॉलिटिकल यूनिट। क्या डिफरेंस है भाई अब्बू बाबू? नेशन में ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तुम अपना बताओ, चलो नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है? अंजलि सोचो, बताओ कुछ। सोचो, अभी जरूरी नहीं कि पता ही हो, नहीं भी पता है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, सोचने की आदत डालनी है। हर चीज़ रट करके या काम नहीं चलेगा। राज्य तो मैंने बता दिया, राज्य क्या होता है अभी बता ही दिया मैंने, कि इंडिया एक स्टेट क्या हुआ है, क्योंकि हमारे पास लैंड भी है, या एक जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, हमारे पास 150 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, और हमारी सरकार जो है संप्रभु भी है कि नहीं? तो राज्य तो हो गया। बोलो। ठीक है, नहीं नहीं, राज्य तो होगा ही, राज्य तो होना जरूरी। राज्य के अंदर राज्य का भाग राष्ट्र है या नहीं, ये होगा। राज्य तो है ही है ना। आप कह जो है राष्ट्र है या नहीं है, ये आपका जो है गोला ऐसे नहीं बनेगा। इसका कैसे बनेगा? वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ राज्य राष्ट्र हो सकते हैं, कुछ राज्य से राज्य नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। स्टेट एंड नेशन,
चलिए पहले डिफरेंस समझिए फिर संबंध समझेंगे। राज्य का मतलब तो बता दिया। राष्ट्र जनरली जो होता है, राष्ट्र का मतलब तब, राष्ट्र कोई भी राज्य जो राष्ट्र तब कहलाता है जब वहाँ के रहने वाले लोगों में, जो वहाँ के निवासी होते हैं, वहाँ पे रहने वाले सभी लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, वहाँ की जनसंख्या में आपका क्या होता है, भावनात्मक एकता होती है। वहाँ रहने वाले लोगों में, निवासित लोगों में क्या होती है आपकी जो है, किसी भी राज्य में रहने वाले लोगों में क्या होना चाहिए आपका, भावनात्मक एकता। जब राज्य के लोगों में क्या पाई जाती है, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल यूनिटी पाई जाती है। वो एक दूसरे के साथ सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बंधे हुए, जुड़े हुए रहते हैं। इमोशनल यूनिटी, इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक लगाव होता है, तब वह राष्ट्र बनता है। जैसे 1857 से पहले भारत एक राज्य तो था लेकिन राष्ट्र नहीं था। सब अपना अपना सोचते थे, जितने भी राजा महाराजा थे, विरासतें थी, अलग अलग रियासतें, अपने अपने सिर्फ अपने हित को ही सोचते थे, पूरे देश का हित कोई नहीं सोचता था। इसलिए 1857 की क्रांति में जब एक परिणाम पढ़ोगे तो उसमें आता है कि 1857 की क्रांति ने आपके जो है भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया, जगाया। तो राष्ट्रवाद, इसी से राष्ट्रवाद की भावना निकली हुई है कि अपने राष्ट्र को खुद का राष्ट्र मानने का भाव, चाहे वह जम्मू कश्मीर के लोग हो, चाहे कन्याकुमारी के हो, चाहे इधर आपका नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के हो, जब सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने को एक साथ उस राज्य का भाग मानते हैं, तब वह क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है कि जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे पूरे विश्व के सभी, सॉरी विश्व को बोलता हूँ, भारत के सभी या किसी भी राज्य के सभी लोग, तब वह क्या बनता है आपका जो है, राष्ट्र बनता है, नेशन बनता है। आ रही बात समझ में? तो मैंने कहा ना 1857 की क्रांति से पहले भारत एक राज्य तो था लेकिन राष्ट्र नहीं था। राज्य था कि नहीं था वो भी डाउटफुल है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो अपने हित के लिए काम करती थी, तो फिर भी राज्य कह सकते हैं। टेरिटोरी था, सरकार थी, संप्रभु थी नहीं थी, वो डजेंट मैटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आ रही बात समझ में? तो आज बताओ भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है? ऑलमोस्ट है कि नहीं? थोड़ा बहुत एक आध बीच बीच में खुरापाती 2 4 10 लोग उछलते रहते हैं, उनको छोड़ दो, है ना, कुछ क्षेत्र तो, लेकिन सभी लोग, जैसे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है तो हर केरला से लेके सब तक अपना चंदा पहुंचा देते हैं। केरला में बाढ़ आती है, नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आती है, तो उस समय हर कोई हेल्प करने को तैयार हो जाता है, बाढ़ आए चाहे भूकंप आए चाहे कुछ भी आए। तो इस तरीके से सभी नागरिक जो है देश के, हमारे देश के कहीं ना कहीं आपका जो है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए भावनात्मक रूप से जुड़े, तभी तो हेल्प कर रहे हैं, है ना। भले ही बाकी चीज़ें कुछ भी हो, तो बीच बीच में, अब घर परिवार में भी तो बीच बीच में 2 4 लोगों से टकराव होते रहता है, लेकिन परिवार आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है इमोशनली जो है कि नहीं। तो उसी तरह, या फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच देख लो, सबसे ज़्यादा भावनात्मक एकता उस समय दिखाई देगी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सबसे ज़्यादा भावनात्मक एकता जो है उस समय दिखाई देती है, कहीं के भी हो। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा जो भारत है वह राज्य भी है और एक आपका राष्ट्र भी है ना। एक क्वेश्चन आया था आपका 2009 में ऐसे आया था, 2009 में मैंने लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था, उस समय एक ऐसे था, विश्ववाद वर्सेस राष्ट्रवाद, ग्लोबलिज्म, ग्लोबलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। अब इसमें क्या लिखोगे बताओ? अभी नहीं लिख पाओगे, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया, जैसे वर्तमान में राष्ट्रवाद जो सरकार है राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा मान के चलती है ना। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब है कि एक ऐसी विचारधारा जो सभी राष्ट्र को एक साथ जोड़ने के लिए काम करती है। वह विचारधारा या सभी राष्ट्र के लोगों को एक साथ जुड़े रहे भावनात्मक रूप से, उसके लिए उसको विचारधारा को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, राइट। तो वैसे तो सभी सरकारें सभी राष्ट्रवाद को मानते हैं, लेकिन ये सरकार जो होती है वर्तमान सरकार आपका राष्ट्रवाद को ज़्यादा महत्व देती है, राइट। होना भी चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब
दूसरे सेंस में देखेंगे तो राष्ट्रवाद एक अच्छी भावना है, लेकिन एक नकारात्मक भावना सेंस में भी देख सकते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के लोगों को चाहे कि परमाणु बम गिरा के मार दिया जाए, तो वहां पर राष्ट्रवाद क्या हो जाता है, फिर मानवता के खिलाफ हो जाता है। राष्ट्रवाद वहां तक सही है जहां तक कि मानव जाति का विनाश या मानव जाति का नुकसान किसी अन्य को न पहुंचाए, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। इस पे जो भी ऐसे आएगा तो राष्ट्रवाद, तो यहाँ पे जो ऐसे आया था विश्ववाद वर्सेस राष्ट्रवाद, तो विश्ववाद का मतलब हो गया पूरा विश्व एक, जबकि राष्ट्रवाद विश्व को अलग अलग बांटता है। हम सिर्फ मानते हैं कि हम हमारे लोग ही अपने पाकिस्तान के लोग को उड़ा दो, है कि, तो इसका मतलब कि वहां पर तो विश्ववाद ज्यादा बेटर है। अदरवाइज ये विश्ववाद की भावना होती तो ये युद्ध नहीं होते, है ना। विश्व के सभी लोग अपने आप को एक मान करके चले तो ये जो युद्ध हो रहे वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ अपने राष्ट्र को ही, राष्ट्र के लोगों को ही अपना मानना, ये कहीं ना कहीं आपका जो है विश्व में क्या करता है, बंटवारे को बढ़ावा देता है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे आया था 2009 में, ग्लोबलिज्म वर्सेस राष्ट्रवाद, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है, वेदों में क्या कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, तो हम लोग पहले से विश्ववाद को लेके चलते हैं। तो हमारा विश्ववाद ऐसा, हमारा राष्ट्रवाद उस तरीके से है कि हम अपने लोगों को तो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी इसी को लेके चलते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रवाद तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हम विश्व के लोगों को भी क्या मानते हैं, अपना बंधुत्व का मतलब भाई मानते हैं। तो राष्ट्रवाद के लिए हम किसी के विनाश की ओर आगे बढ़े, ये हमारे राष्ट्र का चरित्र नहीं है, है ना। राष्ट्र चरित्र, ये सब वर्ड्स आते रहेंगे, बड़े बड़े भारी भारी शब्द है, लेकिन इन सबको समझना है। नेशनल, नेशन का करेक्टर भी होता है, तुम्हारा चरित्र है या हर व्यक्ति का चरित्र है, अपना करेक्टर है ना। तो उसी प्रकार राष्ट्र का भी चरित्र दिखाई देता है ना। राष्ट्र का चरित्र किससे दिखाई देगा, हमारे रहने वाले लोगों से हमारे राष्ट्र का चरित्र सामने आता है, सरकार के कार्यों से सामने आता है। लेकिन जैसे हम लोग का चरित्र क्या है कि कहीं पे लाइन लगना है तो कितने डिसिप्लिन से लाइन लगते हैं हम लोग, तो वही बता नहीं लगते हैं ना। इसका मतलब हमारा, जबकि जापान चले जाओ, है ना, वहाँ पे सब अपनी बारी का इंतजार करते, मेट्रो में वहाँ के जापान के मेट्रो में चले जाओ, या विश्व के अन्य कई विकसित देशों में चले जाओ, तो जब तक अपनी बारी नहीं आएगी तब तक तोड़ करके कोई दूसरे घुसने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन हम लोग, ठीक है, अभी डोंगरगढ़ में इतना हल्ला, मेला में भीड़ भाड़ आ गई थी, कोई ऊपर से चढ़ रहा है, कोई इधर छत पे चढ़ रहा है, कोई इधर से चढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के चरित्र को क्या करता है कि लोगों का चरित्र ही राष्ट्र के चरित्र को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। तो इसीलिए जो भी व्यवहार करो ये देखो कि वो हमारे नेशंस के व्यवहार को भी क्या कर रहा है, बता रहा है। ये सब वर्ड समझ में आ रहा है, राष्ट्र का चरित्र। तो जैसे आपके चरित्र का निर्धारण किससे होता है, आपके व्यवहार से, है कि नहीं। आप कैसे आप व्यवहार कर रहे हो, लोगों के साथ कैसे मिलजुल रहे हो। और किसी भी चरित्र की पहचान करनी है, किसी भी व्यक्ति के चरित्र की पहचान करनी है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ये देखो कि वह सबसे निचले दर्जे के कर्मचारी के साथ, सबसे निचले दर्जे के व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। आरी बस सबसे निचले दर्जे के कर्मचारी के साथ या सबसे निचले दर्जे के, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आराम से जाना, ठीक है, आराम, सीढ़ी में आराम से उतरना। आ रही बात समझ में यहाँ पे। तो राष्ट्र चरित्र का मतलब जो वहां के लोगों का चरित्र है, सरकार का जो नेचर है, वो राष्ट्र चरित्र को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो सबसे निचले दर्जे के कर्मचारी, सबसे निचले दर्जे के साथ जो व्यवहार देख लो उसका, तो वो पता चल जाएगा कि वास्तव में उसका नेचर क्या है। और 99% लोग कैसे बात करते हैं। हाँ सुनिए, हाँ वो क्या बोल रहा था मैं, वो आ रही बात समझ में। तो ये
आपका जो है इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी किसी का चरित्र फाइंड आउट करना हो आपको, तो होटल में चलेगा तो वेटर के साथ कैसे बिहेव करता है, साफ सफाई वाले कर्मचारी के साथ कैसे बिहेव करता है, ये देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये व्यक्ति का नेचर क्या है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी व्यक्ति के चरित्र की पहचान का। बाकी तो अपने बराबर या पैसे वाले या तो पैसे वाले के साथ व्यवहार करना हो तो नॉर्मल है, उनका फ़ायदा है, ठीक है। छोटे वालों से कोई फ़ायदा तो होता नहीं ऐसे, है ना। तो उसके साथ जो व्यवहार होता है वो आपके सही चरित्र को क्या करता है, दिखाता है। आ रही बात समझ में? एनीवे, तो कुछ चीज़ें हमने आज डिस्कस की, जो आपके पढ़ाना तो मुझे आगे इसके आगे है, लेकिन ये समझ में आ गया आपके सब वर्ड्स आते रहेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कहीं पे राज्य वर्ड लिखा है, कहीं पे राष्ट्र लिखा है, तो राज्य और राष्ट्र में क्या संबंध है कि नहीं। जैसे पाकिस्तान में अभी कहीं पे कुछ हुआ था, किसी को आपके जो है खुलेआम गोली मारने या खुलेआम फांसी पे लटकाने के कुछ स्टेटस, कुछ प्रावधान वगैरह, सजा वजा कुछ का भी आया था कुछ बीच में, तो वो भी उसके राष्ट्र के चरित्र को बता रहा है कि मानवता नाम की वहाँ पे कोई चीज़ आज भी नहीं है कि नहीं। तो सरकार का जो व्यवहार है वो भी, हाँ, सरकार का जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के चरित्र को क्या करता है, इंडिकेट कर रहा है। और हमारा खुद का करते ही मैंने कहा कि आप लोग सड़क पे चल रहे हैं, रेड लाइट हुई नहीं है, जम मार के जा रहे हो, या फिर इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे लाइन है, गाड़ी जहाँ मन करे वहाँ घुस, अभी ये सामने वाला जाएगा तो अभी आगे निकल जाना, 2 मिनट वेट कर लो। लेकिन हम है कि हम कोशिश करते हैं कि कहाँ से घुस घास के पहले निकल जाए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा इनडिसिप्लिन करते हैं, लेकिन वही हमारा चरित्र भी है। तो ये चरित्र अच्छा नहीं कहलाता है ना। जापान सबसे बेस्ट राष्ट्र चरित्र के रूप में देखा है तो जापान के लोगों का माना जाता है। 1 मिनट या 2 सेकंड भी वहाँ गाड़ी लेट नहीं होती है, और हमारे गाड़ी का भी राइट टाइम ठीक है, आती नहीं है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि यदि लेट भी हो गए तो फिर पेनाल्टी देना पड़ता है आपके। चलिए, तो ये हो गया हमारा जो है आज एक बेसिक लेक्चर, जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानना है। तो आप यहाँ तक समझ में आ गया आपका। कुछ कुछ चीज़ें बताई मैंने आज आप लोग को, होमवर्क दिया, इम्पोर्टेंट है आपके जो है सभी लोग। ये वर्ड जो है राज्य का बार बार आते रहेगा, संविधान में जब राज्य वर्ड आए तो ये वाला अर्थ निकालना है आपको जो है ना। कॉमनली जब हम 28 राज्य भी पढ़ेंगे तो ये अलग राजनीतिक रूप से हो गया, और सामान्य शब्दों में राज्य कई जगह भी यूज कर लेते हैं हम लोग जो है कि राज्य की भूमिका ये होनी चाहिए, है ना। राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, यहाँ पे राज्य का मतलब कंट्री से, देश से। ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। कल एक बार आप लोग सभी 28 राज्यों का नाम देख करके आएंगे, उनकी कैपिटल्स याद करके आएंगे। उसके अलावा फिर कैसे याद करना है 28 स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है ना। 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इन सब का नाम और कैपिटल, और उसके बाद फिर उसको कैसे याद रखना है, याद करना है, क्या क्या याद करना है, ये आगे फिर से पढ़ेंगे इसी को अच्छे से। आ रही बात समझो। तो एक होमवर्क ये एटलस में करके आना है, 28 राज्यों का नाम, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, कैसे है, कैपिटल याद है पूरी। असम की कैपिटल क्या है, असम, असम की कैपिटल दिसपुर है, दिसपुर है, ठीक है। तो एक बार पूरा याद करके आना है, लोकेशन देख करके आनी है, और फिर उसके बाद उसको और कैसे अच्छे से याद करके रखना, पूरा मैप दिमाग में होना चाहिए। जब भी झारखंड का नाम आए तो दिमाग में होना चाहिए कि झारखंड यहाँ पर है, उसके आसपास कौन कौन से राज्य, ये सब भी दिमाग में आ जाना चाहिए। इस तरीके से मैप आपका क्लियर कट क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। तो ये कल हम लोग देखेंगे। आज कुछ बेसिक चीज़ें बताया, ये सब भी एग्ज़ाम के काम के, जितना भी मैंने बताया हुआ है ये सब ऐसे वैसे लिखना है। मैंने कहा ना, ऐसे भी लिखने की तैयारी जिस दिन से, ऐसे की अलग से कोई क्लास होती नहीं है, वो तो जब प्रैक्टिस होगा आए हुए ऐसे उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो अभी नहीं लिख पाओगे। जब आपका नॉलेज का दायरा बढ़ जाएगा तब लिखना है ना। जैसे कुछ ऐसे जो आते हैं वो फिलोसफिकल है, तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा आपका तभी लिख पाओगे धीरे धीरे। जैसे ये वाला मैंने ऐसे दिया था, अब इसको लिखने की कोशिश करना जा करके। कौन सा वाला, विश्ववाद वर्सेस राष्ट्रवाद, हाँ, वैश्ववाद वर्सेस राष्ट्रवाद। हालांकि अभी इसमें भी आपका नॉलेज कम है। वैश्ववाद में हम लोग हिस्ट्री, एंशियंट काल से लेकर के थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री का नॉलेज होगा,
वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो और ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। लेकिन अभी जितना समझ में आया 100, 150, 200, 250, 300 वर्ड जितना भी लिख सकते हो लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस में लाना है। चलिए क्या हो गया, इसमें सीधे जाने का मन है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है ना अभी तो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना अभी आपका जो है। तो धीरे धीरे करके चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ेंगे।